अभी तक आपने 4 मूलाधिकार पढ़ लिए और अब हम आपको 5वां मूलाधिकार आज बताएंगे। और 5वां मूलाधिकार है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित मूलाधिकार। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित मूलाधिकार। और ये मूलाधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी वास्तव में 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यानी जो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित मूलाधिकार है उसमें भी वास्तव में 2 ही अनुच्छेद हैं और वो अनुच्छेद 29 और 30 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। जो अनुच्छेद 29 है वो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, क्या कहा गया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके जो निवासी नागरिक हैं उस निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, यानी कोई जो नहीं है, हो सकता है कि नागरिक हो और नागरिकों का एक वर्ग हो जो वास्तव में 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब बिल्कुल इन पर विशेष ध्यान देना है कि कौन 3 चीज़ें कही गई, भाषा, लिपि और संस्कृति। यानी इन तीनों के आधार पर अगर वो नागरिकों का अनुभाग अल्पसंख्यक है तो उन निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जो इन 3 आधार पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, किस आधार पर, भाषा, लिपि और संस्कृति, इन तीनों के आधार पर अगर अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा, भाषा, लिपि और संस्कृति। और आगे ये भी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है, गलत होता है अक्सर, कि राज्य निधि से पोषित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश देने से किसी व्यक्ति को इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि वह धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इन आधारों पर या इनमें किसी एक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग से आता है। 29 में 2 बातें कही गई हैं, ध्यान रखिएगा, कि एक तो ये कि इन तीनों चीज़ों को बनाए रखने का अधिकार होगा, और आगे कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से इस आधार पर रोका नहीं जा सकता या भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वह व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें किसी एक आधार पर भी वह अल्पसंख्यक वर्ग से आता है। ध्यान रखिएगा, अभी शिक्षा संस्थाओं की बात हम अनुच्छेद 30 में भी करेंगे। अब अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है 29 से हम लगा देते हैं 30, और क्वेश्चन आता है 30 से हम लगा देते हैं 29। 29 में जो बात कहेगी उसको अच्छे से समझ लीजिए। 29 क्या कह रहा है? 29 ये कह रहा है कि एक तो ये कह दिया गया कि अगर इस आधार पर अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें अपनी भाषा, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, उन्हें अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि राज्य निधि से पोषित या सहायता प्राप्त कोई शिक्षा संस्थान है तो उस शिक्षा संस्थान में किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो धर्म, भाषा और आपका मूल वंश
या इस आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से आता है। यानी अगर वो भाषाई अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, जो है वो मूल वंश के आधार पर अल्पसंख्यक है, तो इन आधारों पर उसके साथ प्रवेश देने के समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा, ये देखो आ गया 30, शिक्षा संस्थाओं की, बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। किसको? अल्पसंख्यक वर्गों को करने का, अल्पसंख्यकों को अधिकार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ध्यान रखना, इसको बिल्कुल खून में बसा लीजिए आप। धर्म और भाषा, अनुच्छेद 30 में केवल 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, धर्म और भाषा। धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, बिल्कुल याद रख लीजिए, अनुच्छेद 30 में 2 आधार दिए गए हैं, धर्म और भाषा। इसके बाद भी आप लोग गड़बड़ करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, इन अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ये अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में 2 बातें कही गई। पहली बात क्या कही गई है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो हैं, उन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के प्रशासन का अधिकार होगा। और दूसरी बात कहता है कि जब राज्य किसी संस्था को अनुदान दे रहा होगा, तो राज्य अनुदान देते समय किसी भी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो शिक्षा संस्था धर्म और भाषा या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित है। यानी ऐसे वर्ग के द्वारा संचालित है जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। तो राज्य इस आधार पर, यानी धर्म और भाषा के आधार पर ग्रांट देते समय, अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे दें आपको। आप सब भी भारत में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं अगर, तो आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास तमाम ऐसे मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज संचालित होते रहते हैं, जो कभी किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और धीरे धीरे फिर वहाँ बहुत सारे टीचर होते हैं, तो वो टीचर मैनेजमेंट के द्वारा अपना 1000, 2000, 10, 5000 रुपया वेतन पाते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसा आपने सुना होगा कि वो विद्यालय एडेड हो गया, वो इंटर कॉलेज एडेड हो गया, वो जूनियर हाई स्कूल एडेड हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अब सरकार जो है उसको एड देगी, यानी जो उसमें पढ़ाने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह है, उसका वेतन और भत्ते कहाँ से देंगे? सरकार देंगे। तो वास्तव में जब ये विद्यालय ग्रांट पे लिए जाते हैं, अनुदान पर लिए जाते हैं, तो इसी प्रकार के बहुत सारे काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो सरकार से अपेक्षा की गई है कि जब वो इस प्रकार का काम करे या ऐसे जब काम करे, तो वो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के मामले में कोई भेदभाव ना करे। इन्हें जब वो ग्रांट दे रही है तो वो देख ले कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर अगर 20 कॉलेज या 20 स्कूल खरे उतर रहे हैं तो उन 20 को दे। ऐसा ना करे कि 18 को दे दे और 2 को इसलिए छोड़ दे कि वो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा संचालित थे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 29 और 30 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 29 का सेकेंड पार्ट और 30 का फर्स्ट पार्ट लगभग
थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए अक्सर गलती हो जाती है। आशा है कि जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आप इन दोनों को दिमाग में बसा लें, अच्छे समझ लें, ताकि दोबारा कभी गलती ना हो। तो ये हमारा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार था। तो इस तरीके से वास्तव में अगर हम देखें, कहने के लिए हम कहते हैं कि मूलाधिकार आज की तारीख में 6 हैं, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि वास्तव में अब जो मूलाधिकार अगला बचा है वो कोई नया मूलाधिकार नहीं है, यानी उसमें हमें कोई नई चीज़ प्रदान नहीं की गई है, बस उसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो 5 मूलाधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, अगर सरकार मनमाने तरीके से आपको प्रदान करने से रोकती है, आपके मूलाधिकारों को उपभोग के मार्ग में बाधा पहुंचाती है, तो किस प्रकार आप अपने मूलाधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं और किस प्रकार आप मूलाधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, यानी वास्तव में जो छठा मूलाधिकार है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।